नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बात करूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द अनफॉरगेटन हीरो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपनी स्कूल की किताबों में अवश्य यह पढ़ा होगा कि भारत को स्वतंत्र कराने का काम महात्मा गांधी एवं कांग्रेस ने किया है। हो सकता है कि कई लोग इसे सच्चाई समझ बैठे हों और इसको स्वीकार कर लिया हो कि आज़ादी चरखा चलाकर ही प्राप्त हुई है, परंतु इस बात के पीछे भी बहुत रहस्य है। आप लोगों के मन में भी यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि क्या अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने कमज़ोर थे कि कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों को दबा न सके। ये वही अंग्रेज थे जिन्होंने 1857 ईस्वी में हुए स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया था। असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन, न जाने इनके बीच कितने आंदोलनों को अंग्रेजों ने दबा दिया। फिर भी आखिर क्या कारण था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पे एक लाइन की जिक्र करना चाहूँगा, जो कि है आज़ादी मांगी नहीं छीनी जाती है। ये शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में उस ईंधन का काम किया जिससे भारत की स्वतंत्रता रूपी दीप प्रज्वलित हो पाई। अब प्रश्न उठता है कि इसमें सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह ईंधन का काम किया। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित मृत्यु के बाद देश में राष्ट्रवाद की लहरों जोरों पर थी। यह उसी लहर का कमाल था जो तीनों सेनाओं में बगावत करवा रहा था, जिसकी शुरुआत फरवरी सन 1946 ईस्वी में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों में व्यापक बगावत करने से हुई थी, जिनकी मांगें तो मुख्य रूप से अलग थी, लेकिन लक्ष्य केवल एक था, भारत को आज़ाद करवाना। नेवी की कार्रवाई में कराची से कलकत्ता तक के तटीय इलाके के 66 नौसैनिक जहाज़ों में सवार 10,000 सैनिकों ने बगावत कर दी थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स में भी नेवी की देखा देखी बगावत होना प्रारंभ हो चुकी थी। आरएएफ के सैनिकों की कार्रवाई बागी नौसैनिकों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए थी, लेकिन वास्तविकता भारत को स्वतंत्र कराना था। अब बारी थल सेना की थी। थल सेना में बगावत की शुरुआत जबलपुर से प्रारंभ हुई थी, जिसके बाद बगावत का सिलसिला प्रत्येक इकाई में फैल गया था। अब अंग्रेजों की आंखें खुल गई थी और वे समझ गए थे कि अब वक्त आ गया है जब स्थितियों को और बिगड़ने से पहले उन्हें चले जाना चाहिए। भारत छोड़ने को लेकर अंग्रेजों की मजबूरियां को बताने वाला सबसे महत्वपूर्ण बयान किसी और ने नहीं बल्कि लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने दिया था, जो भारत की स्वतंत्रता के समय ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। वे कलकत्ता दौरे पर आए थे। उसी दौरान इटली से कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी चक्रवर्ती ने पूछा था कि ब्रिटिश भारत क्यों छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने कथन से पहले प्रस्तावना के रूप में कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन सन 1947 ईस्वी में बहुत पहले शांत पड़ चुका था और भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि अंग्रेजों को जल्द उसे छोड़ना चाहिए। एटली ने अपने जवाब में कई कारण गिनाए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की गतिविधियां थी, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी, और रॉयल इंडियन नेवी की बगावत, जिसने अंग्रेजों को यह करने को विवश कर दिया कि अपनी हुकूमत को बनाए रखने के लिए वे भारतीय सैन्य बलों पर अब और भरोसा नहीं कर सकते। इस प्रकार सन 1947 ईस्वी में भारत को आज़ादी मिली। यदि आगे बात करें हम नेताजी के पारिवारिक इतिहास और प्रारंभिक जीवन की, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में प्रभाती दत्त बोस और जानकी नाथ बोस के घर हुआ था। उनके पिता कटक में वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्राप्त की थी। सुभाष नेप्रोस्टेंट यूरोपियन स्कूल, वर्तमान में स्टीवर्ट हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक किया।
16 वर्ष की आयु में वे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण से प्रभावित हुए। इसके बाद उन्हें उनके माता पिता से भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया गया। 1920 ईस्वी में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन अप्रैल 1921 ईस्वी में भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल की सुनवाई के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। यदि आगे बात करें हम सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, तो वह असहयोग आंदोलनों में शामिल हो गए, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, जिनकी बदौलत कांग्रेस एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन के रूप में उभरी। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने बोस को चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक गुरु भी बने। उसके बाद वह बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के युवा शिक्षक और कमांडेंट बन गए। उन्होंने स्वराज अखबार की शुरुआत की। सन 1927 ईस्वी में जेल से रिहा होने के बाद बोस कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और जवाहरलाल नेहरू के साथ भारत को स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1938 ईस्वी में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसने व्यापक औद्योगिकीकरण की नीति तैयार की। हालांकि यह गांधीवादी आर्थिक विचार के अनुरूप नहीं था, जो कुटीर उद्योगों को धारणा से जुड़ा हुआ था और देश के अपने संस्थानों के उपयोग से लाभान्वित था। बोस का संकल्प सन 1939 ईस्वी में आया, जब उन्होंने पुनर्मिलन के लिए गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराया और गांधी के समर्थन की कमी के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यदि आगे हम बात करें सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन के बारे में, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, जो सन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। वे कांग्रेस में अपने वामपंथी विचारों के लिए जाने जाते थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के सभी कट्टरपंथी तत्वों को लाना था, ताकि वह समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पालन के साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अर्थ का प्रसार कर सके। यदि आगे बात करें हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ादी के लिए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास आज़ाद हिंद फौज का गठन और कार्यकलाप था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या आईएनए के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, जो भारत से भागकर कई वर्षों तक जापान में रहे, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों के समर्थन के साथ भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। जब जापान ने ब्रिटिश सैनिकों को हराया और दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया, तो लीग ने भारतीय युद्ध बंदियों शामिल कर भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया। जनरल मोहन सिंह, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, उन्होंने सेना को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने सन 1941 ईस्वी में भारत से भागकर जर्मनी चले गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने लगे। सन 1943 ईस्वी में वह भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व करने के लिए सिंगापुर आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज का पुनर्निर्माण करके इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक प्रभावी साधन बनाया। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 45,000 सैनिक शामिल थे, जो युद्ध बंदियों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों में बसे भारतीय भी थे। सुभाष चंद्र बोस अब नेताजी के रूप में लोकप्रिय थे। 21 अक्टूबर सन 1943 ईस्वी को उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। नेताजी अंडमान गए, जिस पर जापानियों का कब्जा था, और वहां उन्होंने भारत का झंडा फहराया था। सन 1944 ईस्वी की शुरुआत में आज़ाद हिंद फौज यानी कि आईएनए की 3 इकाइयों ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए हमले में भाग लिया। शाहनवाज खान, आज़ाद हिंद फौज के सबसे प्रमुख अधिकारियों में से एक के अनुसार,
जिस सैनिकों ने भारत में प्रवेश किया था वो जमीन पर लेट गए और पूरी भावना के साथ अपनी मातृभूमि की पवित्र मिट्टी को चूमा। हालांकि आज़ाद हिंद फौज द्वारा भारत को आज़ाद कराने का प्रयास विफल रहा। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जापानी सरकार को भारत के मित्र के रूप में नहीं देखता था। इसकी सहानुभूति उन देशों के लोगों के साथ थी जो जापान की आक्रामकता के शिकार थे। हालांकि नेताजी का मानना था कि जापान द्वारा समर्थित आज़ाद हिंद फौज और भारत के अंदर विद्रोह की मदद से भारत पर ब्रिटिश शासन समाप्त हो सकता है। आज़ाद हिंद फौज का दिल्ली चलो नारा और सलाम जय हिंद देश के अंदर और बाहर बसे भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले सभी धर्मों और सभी क्षेत्रों के भारतीयों के साथ मिलकर रैली की थी। भारतीय महिलाओं ने भी भारत की स्वतंत्रता के लिए गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ाद हिंद फौज में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया गया था जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में थी। इसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता था। आज़ाद हिंद फौज भारत के लोगों के लिए एकता और वीरता का प्रतीक बन गया था। नेताजी जो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के सबसे महान नेताओं में से एक थे, वे जापान के आत्मसमर्पण करने के कुछ दिनों बाद एक हवाई दुर्घटना में मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1945 ईस्वी में फांसीवादी जर्मनी और इटली की हार के साथ समाप्त हुआ। युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। जब युद्ध अपने अंत के करीब था और इटली और जर्मनी पहले ही हार गए थे, यूएस ने जापान हिरोशिमा और नागासाकी के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। कुछ ही पलों में ये शहर जमीन पर धंस गए और 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। जापान ने इसके तुरंत बाद आत्मसमर्पण कर दिया। यद्यपि परमाणु बमों के उपयोग ने युद्ध को बंद कर दिया, लेकिन इसने दुनिया में एक नए तनाव और अधिक से अधिक घातक हथियार बनाने के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा का नेतृत्व किया जो संपूर्ण मानव जाति को नष्ट कर सकता है। यदि अंत में बात करें नेताजी की डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त सन 1944 ईस्वी को ताइवान के एक अस्पताल में एक विमान दुर्घटना में जलने के बाद मृत्यु हो गई थी। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों का डिजिटल संस्करण सार्वजनिक किया। ये दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में मौजूद है। सुभाष चंद्र बोस को असाधारण नेतृत्व कौशल और करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। उन्हें अपने उग्रवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ब्रितानी हुकूमत से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए किया था। वे अपनी समाजवादी नीतियों के लिए भी जाने जाते थे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कंप्लीट वीडियो जो कि था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम रोज़ रोज़ अच्छे कंटेंट वापस ला सकें। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।